गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया है कि एक वो नया लॉन्च करें कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट में सीपीएफ कहते हैं। और ये होगा फाइनेंशियल ईयर 2026 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, मतलब 5 साल के पीरियड के लिए होगा। अब इसमें क्या होगा, क्या इसमें कमिटमेंट करी जा रही है, सब कुछ हम डिटेल में इसको समझेंगे। और ये जो अनाउंसमेंट है ये कोइंसाइड हो रही है विजिट ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट मिस्टर अजय बग्गा, जो कि इंडिया के दौरे पे हैं, तो उसके साथ ये हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो कह सकते हैं नया फ्रेमवर्क है, इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा आने वाले भविष्य में। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसको लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करें अगर फाइनेंशियल कमिटमेंट की। फाइनेंशियल कमिटमेंट कितना है? 8 to 10 बिलियन डॉलर एनुअली का, और ये 5 साल के लिए होगा। मतलब इतना पैसा 5 सालों तक हर साल मिलेगा। तो आप इसको देखेंगे टोटल आउटले, तो लगभग ये 50 बिलियन डॉलर के आसपास का क्यूमुलेटिव असिस्टेंट होने वाला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और ये जो असिस्टेंस होगा, ये भारत का जो लक्ष्य है, विकसित भारत 2047 का जो कह सकते हैं विजन है, उसको पूरा करने में यहाँ पे सहायक होने वाला है, ताकि इंडिया की जो भी फाइनेंशियल नीड्स हैं इस लक्ष्य को पूरा करने में वो इंडिया को मिल सके। इसका जो कोर ऑब्जेक्टिव है, ये कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर लेड जो जॉब क्रिएशन है उसको बूस्ट देना है। और डेटा बताता है कि भारत में जो 12 मिलियन यंग पीपल इंटर करते हैं इंडिया की वर्कफोर्स में हर साल, उनको ये टारगेट करेगा। अब यहाँ से होगा क्या कि नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, नए सेक्टर्स को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा, तो वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। और ये जो पूरा सीपीएफ है ये बेस्ड है 3 पिलर्स पे। और ये 3 पिलर्स क्या क्या है जिसकी वजह से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है इकोनॉमी पे, वो क्या क्या है? पहला तो है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो फिजिकल रोड्स, एनर्जी हो, चाहे ह्यूमन एजुकेशनल स्किल्स हो, उन पे ये यहाँ पे पैसा खर्च होगा, इन्वेस्ट होगा। जिससे होगा क्या कि जो हमारे ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, दोनों यहाँ पे बिल्ड होंगे। और जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन से लेकर के जो ग्रोथ है इकोनॉमी की, वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। दूसरा इसका जो पिलर है वो आता है बिजनेस एनवायरमेंट को लेकर के। जो प्रिडिक्टेबल जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, वो यहाँ पे क्रिएट किए जाएंगे, ताकि जो अगर जो ईज ऑफ डूइंग के लिए जो बिजनेस फ्रेमवर्क है आपका, अगर जो यार रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा कठिन रहता है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो पाता है। बहुत ज्यादा रेड टेपिज्म रहे, बहुत ज्यादा परमिशंस की जरूरत रहे, हर जगह चक्कर काटना पड़े, तो उसकी वजह से बिजनेस ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर एक बढ़िया जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यहाँ पे है जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे एक तो इन्वेस्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहते हैं। इससे होगा क्या, इंडिया का एक्सपोर्ट भी और बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स हैं वो भी यहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे इसी के तहत, ताकि जो रिस्क है वो कम से कम किया जा सके और ज्यादा जो प्राइवेट कैपिटल है उसको यहाँ पे अट्रैक्ट किया जा सके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये 3 पिलर्स हैं जिसपे पूरा सीपीएफ बेस्ड है। इन्हीं 3 पिलर से जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इकोनॉमी पे वो क्रिएट होगा। मल्टीप्लायर का मतलब कि एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी से तीसरी चीज ऐसे बढ़ती जाएगी, वो कई गुना तेजी से आगे बढ़ेगी। आगे बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इसी सीपीएफ या इस अनाउंसमेंट में यहाँ पे 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स की यहाँ पे बात करी गई है, जिससे जो लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो यहाँ पे हासिल हो पाएगा। ये पहला सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी का। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे ब्रिजेस बनाना हो, बिल्डिंग्स बनानी हो, बहुत लार्ज स्केल पे रोड्स बनानी हो, तो वहां पर जो पैसा लगता है, वहां पे बहुत ज्यादा जॉब की जरूरत होती है, लेबर की जरूरत होती है, मैन पावर की जरूरत होती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि लेबर की जरूरत, हर एक इंजीनियर्स की भी जरूरत होगी वहां पे, उस क्रिएशन के लिए वहां पे लेबर्स की भी जरूरत होगी, मिडिल मैन की भी जरूरत होगी। तो वहां पे होता क्या है कि लार्ज स्केल में जो जॉब है वो क्रिएट होती है। अब ये जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी यहाँ पे काम किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत हो सके, एनर्जी जो सिक्योरिटी है वो हासिल हो सके, साथ ही साथ जॉब भी बड़ी मात्रा में बढ़ सके। दूसरा है एग्री बिजनेस और रूरल वैल्यू चेन। मतलब यहाँ पे रूरल और अर्बन को बैलेंस लेकर के चला जाएगा, कि जो रूरल इलाके हैं, ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग की बात हो, चाहे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करी जा सकती है। मतलब किसान अपने खेत में जो भी उगा रहे हैं वो तय समय पर मार्केट में पहुंचे, उसको अच्छा दाम मिले, फिर उसको अच्छा दाम मिलेगा तो और अच्छी खेती करेगा। इस तरीके से पूरा यहाँ पे वैल्यू चेन डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। तो होगा क्या कि जो ग्रामीण इलाकों से होने वाला पलायन है ना, जो शहरी इलाकों में आता है, ग्रामीण गाँव आज आप जाएंगे तो खाली मिलते हैं, तो वो यहाँ पे बंद हो सकेगा। और डाइवर्सिफाइड इनकम जो है किसानों को हो सके। सिर्फ ऐसा नहीं कि वो कुछ अनाज उगा रहे हैं उससे उसी से इनकम हो रही है, भाई उनको बहुत सारी और चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, फूड प्रोसेसिंग वगैरह, वो अपना बिजनेस भी कर पाए। इसके अलावा तीसरा है हेल्थ केयर सर्विसेज।
जो हमारा हेल्थ केयर है, हम 1.4 बिलियन जो लोगों का देश है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसकी वजह से इतने ज़्यादा लोग हैं, उसके अनुसार हमारे पास डॉक्टर्स की अभी भी कमी है, और इस वजह से डॉक्टर्स की जो कमी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए कि और जो डॉक्टर्स हैं उपलब्ध कराए जाए, नर्सेज उपलब्ध कराए जाए, टेक्नीशियंस आए, सपोर्ट स्टाफ आए, तो यहाँ पर एक तो जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो इंप्रूव होंगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी और ज़्यादा जॉब इंप्लॉयमेंट यहाँ पे आएंगी। चौथा आता है टूरिज्म। किसी भी देश के लिए टूरिज्म एक बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है कि अगर टूरिज्म में कोई देश, बहुत सारे देश तो ऐसे हैं जो केवल टूरिज्म पे चल रहे हैं, यूरोप के भी बहुत सारे देश हैं, हमारे साउथ एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं, तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ऐसे टूरिज्म पे ही चल रहे हैं। तो टूरिज्म इंडिया में ऐसा नहीं कि उसके मौके कम नहीं, बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे मौके होते हैं, और ये अगर यहाँ पे इंप्रूव किया जाएगा तो इससे ना सिर्फ यहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा बल्कि हॉस्पिटैलिटी बढ़ेगी, फूड बिजनेस यहाँ पे बढ़ेंगे, जो लोकल बिजनेस जॉब्स हैं वो इंप्रूव होती हैं। और फिर आता है 5वें नंबर पे वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जो हमारी वैल्यू एडेड जो यहाँ पे सप्लाई चेन है उसको अच्छा करना, जो हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल जॉब्स हैं उनको जो है क्रिएट करना, ताकि जो डिफरेंट और भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको जो है इंप्रूव किया जा सके, और इससे होगा क्या, भारत का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफी बढ़ेगा। तो ये 5 जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, अब सोचिए अगर इन पे काम हो, हर एक सेक्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर यहाँ पे अच्छे से काम हो जाए तो ना सिर्फ उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो, एनर्जी डिमांड सिक्योर हो, रूरल जो कह सकते हैं उसका पूरा एग्री बिजनेस है वो काफी बढ़िया हो जाए, हेल्थ केयर अच्छा हो जाए, टूरिज्म और जो वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग वो बड़ी बेहतर हो जाए, एम्प्लॉयमेंट भी एकदम भर भर के आ जाएगी। हाँ, वो एम्प्लॉयमेंट प्राइवेट सेक्टर की होगी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे होगी, लोग खाली नहीं बैठेंगे कि कुछ कर लिया है लेकिन वो उसके आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रही, ये वाली चीजें जो वो समाप्त होंगी। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है विकसित भारत के विजन पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि फंडिंग दे दिया अब उसके बाद सब खत्म हो गया। इस तरह का जो जैसे ये सीपीएफ आ रहा है, इस तरह की जो पार्टनरशिप होती हैं, इससे सबसे पहली बात तो नॉलेज शेयरिंग होती है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ एक देश में काम नहीं करता, उसके साथ दुनिया के सारे देश जुड़े होते हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे, तो वहां पर होने वाले जो भी बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं उनकी जानकारी वर्ल्ड बैंक को होती है। तो वर्ल्ड बैंक की जो एक्सपर्टीज है सक्सेसफुल मॉडल्स की, वो यहाँ पे शेयर होगी, ताकि इंडिया की जो डाइवर्स कंडीशंस हैं उनको अच्छे तरीके से अडॉप्ट करके यहाँ पे सबसे बेस्ट जो मॉडल्स है वो लागू किया जा सके, और उसके आधार पर हम आगे बढ़ सके। सिर्फ फंडिंग देने से काम नहीं होगा, बल्कि ये भी यहाँ पे इंडिया को प्राप्त होगा। उसके अलावा जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, मतलब यहाँ पे पब्लिक फंड का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्राइवेट कैपिटल को और ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं केवल सरकार जो प्राइवेट कैपिटल है उसी पे फोकस करे, सरकार कहेगी कि हम कोई योजना ला रहे हैं, हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बुलेट ट्रेन की परियोजना ला रहे हैं, इसमें सरकार इतना देगी, पीपीपी मॉडल पे बनाई जाएंगी, तो उससे होगा क्या, सरकार अपना इन्वेस्टमेंट करे, उससे बहुत ज्यादा प्राइवेट कैपिटल जो है आएगा, और इसकी वजह से होगा क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बड़े आसानी से यहाँ पे पूरे होते हैं। इससे होगा क्या, इन्वेस्टमेंट आएगा भारत में तो वो तरक्की जो है भारत की होती है। इसके अलावा जो अर्बन और रूरल बैलेंस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब हमको शहरों को जो ट्रांसफॉर्म करना है, लिवेबल सिटीज बनानी है, वो सारी चीजें तो हैं ही, इसके साथ साथ जो रूरल प्रॉस्पेरिटी है उसको नहीं भूलना है, मतलब यहाँ पे रहने वाले जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी डाइवर्सिफाइड इनकम के बारे में भी सोचना है, कैसे उनको हम और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं, जो कह सकते हैं कि छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब दैनिक जो कह सकते हैं मजदूरी के लिए जो किसानों को जो है पलायन करना पड़ता है वो यहाँ पे रुक सके, तो उसके लिए भी यहाँ पे सारे इंतजाम ये होते हैं। तो इस तरीके का पूरा ये मॉडल काम करेगा। तो ये है इंडिया की पार्टनरशिप वर्ल्ड बैंक के साथ जो होने वाली है, और इसके तहत इंडिया को आने वाले समय में, मतलब पिछले 5 सालों में लगभग $50 बिलियन यहाँ पे मिलेंगे 5 प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए। तो ये थी पूरी वीडियो, आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी आपका क्या विचार है मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपको अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।